एक गूंगी लड़की की कहानी। वो दोनों जवान थीं और जाहिर है कि जवानी की बहार आफरीन हर निस्वानी पै करके खद्दोखाल में एक खास गुफ्तगी और एक खास दिल आवेश पैदा कर देती है। चुनांचे वो दोनों हसीन भी थीं। दोनों के कद भी करीबन यकसा थे। दोनों की उम्रों में भी कोई खास फ़र्क न था। एक की उम्र 16-17 साल, दूसरी की 17 या 18 साल के करीब थी। मगर इन चीज़ों के बावजूद दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क था। एक को तो हक हासिल था कि वो खूब हंसे और हर वक्त हंसती रहे, और दूसरी दुनिया में सिर्फ इस गरज से पैदा हुई थी कि वो ख्वाह हंसे या रोए, उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरों को ज़रूर हंसाए। एक इशारों में हुक्म देती थी और दूसरी उन हुक्म की बेचूक को चरा तामील कर देती थी। और सबसे बढ़कर ये, एक ज़बान उसके मुंह में थी और दूसरी की ज़बान उसके हाथों के इशारों में। एक का नाम था इंदिरा, कागज़ की एक मशहूर फर्म के वाहिद मालिक सेठ बद्री प्रसाद की इकलौती बेटी। दूसरी का नाम था ज्योति, लेकिन ये नाम एक शख्स भी न जानता था। आखिर एक गूंगी लड़की का नाम मालूम करने की ज़रूरत भी क्या है? जिस तरह हर शख्स गूंगी के नाम से वाकिफ था, उसी तरह वो ये भी जानता था कि वो किस खानदान से ताल्लुक़ रखती है और उसके वालिदैन कौन थे। इंदिरा ने एक बार उसके ख़ानदानी हालात मालूम करने की मामूली कोशिश की, मगर जब देखा कि इस सिलसिले में हर कोशिश फिजूल है, तो उसने जांच पड़ताल करने का इरादा ही दिल से निकाल दिया। कोई औरत भी खास तौर पर अपनी खादिमा के ख़ानदानी हालात मालूम करने के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होती। फिर इंदिरा को क्या पड़ी थी कि वो अपनी गूंगी खादिमा के लिए हालात दरियाफ्त करती। उसके लिए यही काफ़ी था कि उसके घर में एक गूंगी लड़की ज़िंदगी के दिन गुजार रही है। वो उसकी नौकर भी है और जरियाए तफरीह भी। दोनों की पहली मुलाकात अजीब अंदाज में हुई थी। एक दिन इंदिरा कॉलेज से वापस आई तो उसने देखा कि गली के एक हिस्से में चंद औरतें और बच्चे खड़े हंस रहे हैं। वो वहाँ पहुंची तो मालूम हुआ कि एक गूंगी भिखारन हुजूम में खड़ी घबरा रही है। जब इंदिरा ने गूंगी के मुतालिक कुछ पूछा मालूम किया, तो उसे पता चला वालिदैन बचपन में फौत हो गए थे और अब वो अपने दूर के एक रिश्तेदार के साथ भीख मांग कर अपना पेट पालती है। ये दूर का रिश्तेदार एक बूढ़ा था जो उसके साथ ही खड़ा था। इंदिरा ने बूढ़े से कहा कि वो किसी दिन गूंगी को उसके मकान पर लाए, वो गूंगी से बातें करना चाहती है। बूढ़ा पागल था जो उस जरी मौके से फ़ायदा न उठाता। वो दूसरे ही दिन गूंगी को सेठ बद्री प्रसाद के आलीशान मकान पर ले आया। चंद लम्हों के बाद घर के लोग उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए। अब गूंगी है कि कमरे की हर चीज़ को बड़ी हैरत से देख रही है, और लोग हैं कि उसकी हर हरकत से लुत्फ़ अंदोज हो रहे हैं। इंदिरा तो उसकी हरकत से इस कदर महफूज हुई कि उसने बूढ़े से कह दिया, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो गूंगी को यहीं रहने दो। इसके तमाम अखराजात की जिम्मेदारी हम पर आयद होगी। तुम्हारे गुजारे के लिए भी कुछ न कुछ माहाना दे दिया करेंगे। बूढ़े ने यह बात खुशी से मान ली और गूंगी इंदिरा के यहाँ रहने लगी। उसे वहाँ रहते अभी चंद ही माह गुजरे होंगे कि वो घर की फिजा से पूरी तरह मानूस हो गई। अब ना तो उसे इशारों के जरिए अपना माफ़ी ज़मीर बताने की कोई दिक्कत महसूस होती थी, और न घर वालों को इसके इशारों का मफ़हूम समझने में किसी का तकलीफ़ होता था। गूंगी में जहाँ और खूबियाँ थी, वहाँ ये खूबी भी थी कि वो घर की हर फर्द का दिल वो जान से एहतराम करती थी। ये खूबी किसी और खादिमा में होती तो घर के लोग उसकी बहुत कदर करते, मगर ना मालूम क्या बात थी कि इन तमाम खूबियों के बावजूद गूंगी को सिर्फ गूंगी ही समझा जाता था, और गूंगी समझते वक्त समझने वालों की निगाहों के सामने उसकी मज़हका ख्वेज हरकत होती थी, खूबियाँ नहीं। इंदिरा उसकी खूबियों से काफ़ी मुतासिर थी, और जब वो उससे बातें करती तो सब कुछ भूलकर उसे महज एक जरिया तफरीह समझने लगती। ताहम गूंगी को इसकी कोई शिकायत न थी, कोई शिकवा न था। आम तालीम याफ्ता और रोशन ख्याल अमीर जादियों की तरह इंदिरा को भी फ़नून लतीफ़ा से दिलचस्पी थी। बिलखुसूस फ़न मुसव्विरी में तो उसकी दिलचस्पी का यह आलम था कि किसी आला पाए की तस्वीर के हिस्सों में अगर उसे बड़ी से बड़ी रकम भी सर्फ करना पड़ती तो वो बेदरेग सर्फ कर देती थी। चुनांचे यही वजह थी कि जब उसने अखबारात में एक शानदार नुमाइश का ऐलान पढ़ा तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। अखबार में जो ऐलान लिखा हुआ था उसमें दर्ज था कि नुमाइश गाह में जहाँ मरहूम मुसव्विरों की तस्वीरें दिखाई जाएंगी, वहाँ पब्लिक को मुल्क के मौजूदा मुसव्विरों के साथ कारनामों से भी रूनास कराया जाएगा। इस ऐलान ने इंदिरा से दिल और दिमाग में एक हैरान बर्पा कर दिया, और वो बड़ी बेताबी से दिसंबर के आखिरी हफ्ते का इंतजार करने लगी। खुदा खुदा करके इंतजार की कठिन घड़ियाँ खत्म हुई। इंदिरा नुमाइश से पहले रोज ही अपनी चंद सहेलियों और गूंगी को साथ लेकर नुमाइश गाह में पहुंच गई, और सबसे पहले उसने आर्ट गैलरी ही की तरफ कदम बढ़ाया। उसकी सहेलियां तो चंद मिनट में चंद तस्वीरों का जायजा लेने के बाद कुर्सियों पर बैठ गईं, मगर इंदिरा हर तस्वीर को इस दिलचस्पी और इस महवियत से देख रही थी कि मालूम होता था शाम तक वो किसी और तरफ तवज्जो ही नहीं करेगी। यकायक उसे महसूस हुआ कि वो इन तमाम तस्वीरों को देख चुकी है जो आर्ट गैलरी में मौजूद हैं। एक खास हसद के अंदाज में उसने आखिरी तस्वीर से निगाहें हटाई और अपनी सहेलियों के पास आ बैठी। अभी उसे बैठे 1 मिनट ही गुजरा होगा कि उसकी एक सहेली बोली, तुम तो खैर आर्ट की हो ही बड़ी दिलदादा।
लेकिन तुम्हारी गूंगी आर्ट परस्ती में तुमसे भी 2 कदम आगे निकल गई है। इंदिरा हैरत से अपनी सहेली को देखने लगी। सहेली ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक कोने में ले गई। अब इंदिरा ने देखा कि खुदा की वो अजीब मखलूक गूंगी बड़ी दिलचस्पी से एक तस्वीर देख रही है। क्यों ना हो, आखिर मुलाजिमा किसकी है? उसकी सहेली बोली। इंदिरा ने आगे बढ़कर अपना हाथ गूंगी के कंधे पर रख दिया। गूंगी पलटी और जिस तरह बुझते हुए चिराग की रोशनी मध्यम पड़ जाती है, उसी तरह उसकी आंखों की रोशनी गायब होने लगी। इंदिरा ने गूंगी के चेहरे से नजरें हटाकर तस्वीर को देखा और ये देखकर उसे हैरत भी हुई और मसर्रत भी कि ये तस्वीर गैलरी की बेहतरीन तस्वीर है। ऐसी तस्वीर उसने अपनी तमाम उम्र में नहीं देखी थी। वो दिल ही दिल में गूंगी का शुक्रिया अदा करने लगी कि उसी की वजह से वो ऐसी कामयाब तस्वीर देख रही थी, वरना वो तो बजोमे वक्त से तमाम तस्वीरें देख वापस आ चुकी थी। उस तस्वीर में रंगों के निहायत दिल आवेज इम्तियाज से दिखाया गया था कि एक अंधी लड़की एक नौजवान के पांव पर इस तरह गिर पड़ी है कि उसकी बाहें अपने महबूब की टांगों के गिर्द हमाइल हो गई हैं। तस्वीर के नीचे लिखा एक राज का इंकिशाफ। उस तस्वीर ने इंदिरा को बहुत मुतासिर किया और वो चाहती थी कि मुसव्विरी के इस बेनजीर नमूने को हर वक्त देखती रहे, हर घड़ी देखती रहे। आखिर उसने नुमाइशगाह के मुंतजिम से मुसव्विर का नाम और पता पूछा और घर रवाना हो गई। एक हफ्ते के बाद एक नौजवान जिसके लिबास से गुर्बत टपक रही थी इंदिरा के सामने खड़ा था। क्या आपका नाम दीपक है और आप ही के मुकलम्स की मोजिजा असर जुम्बिशों का नतीजा है एक राज का इंकिशाफ? इंदिरा ने उसे पूछा। जी हाँ, मेरा ही नाम दीपक है। जर्रा नवाजी का शुक्रगुजार हूँ। मैं समझता हूँ उसमें कोई खास खूबी मौजूद नहीं है। यही वजह है कि किसी शख्स ने भी उस तस्वीर को खरीदना तो एक तरफ रहा, उसकी तारीफ में भी 2 लफ्ज नहीं कहे। मैं मायूस हो चुका था, मगर अब ये देखकर कि दुनिया में मेरे आर्ट के भी कदरदान मौजूद हैं, मेरी हिम्मत बंध गई है। तालिबन आपने नुमाइशगाह के मुंतजिम से तस्वीर खरीदने का इरादा जाहिर किया था। मुसव्विर ने सब कुछ एक ही सांस में कह दिया। हाँ, मैंने उस तस्वीर को खरीदना चाहती हूँ, मगर मुंतजिम से नहीं खरीदूंगी। अगर आप उसे अपनी तौहीन न समझें तो मैं अर्ज कर दूं कि ये तस्वीर मैं बराहे रास्त मुसव्विर से हासिल करने का शरफ हासिल करूंगी। फर्त मसर्रत से मुसव्विर का चेहरा मुरसुर्ख हो गया। हाँ, मैं एक और बात पूछना चाहती हूँ। आपको मालूम हो चुका है कि मुझे फ़न मुसव्विरी से बड़ी दिलचस्पी है। आज तक तस्वीरों को फराहम कर करके अपना शौक पूरा करती रही। अब मेरी आरजू यह है कि खुद भी कागज़ को दागदार बनाने की कोशिश किया करूँ। अगर आपको कोई उज्र ना हो तो पिताजी से दरियाफ्त कर लूँ। मैं आपका मफहूम नहीं समझ सका, मुआफ़ कीजिएगा, मुसव्विर ने घबराहट में कहा। आप समझ गए हैं, फ़न मुसव्विरी में आप मेरे उस्ताद होंगे, मुझे इसमें कोई उज्र नहीं। तो चलिए पिताजी के पास। इंदिरा ने मुस्कुरा कर कहा, भला सेठ बद्री प्रसाद अपनी इकलौती बेटी की ख्वाहिश को रद्द कर सकता था? मुसव्विर दीपक हर रोज वक्त मुकर्ररा पर कोठी में आता और अपना फर्ज पूरा करके चला जाता। कई हफ्ते गुजर गए और इस मुद्दत में बेतकल्लुफी तो रही। एक तरफ उसने बगैर किसी शदीद जरूरत के किसी से बात भी न की। इसके बावजूद कोठी में एक ऐसी हस्ती भी मौजूद थी जो किसी न किसी हद तक उससे बेतकल्लुफ हो गई थी या बेतकल्लुफ होती जा रही थी, और वो हस्ती थी गूंगी ज्योति। दीपक जैसा कि एक मुसव्विर को होना चाहिए बहुत संजीदा था, ताहम जब गूंगी उसके सामने आकर अजीब अजीब मजाका खेज हरकतें करने लगती तो वो बेख्तियार हंस पड़ता और गूंगी भी उसके साथ हंसने लगती। इंदिरा को जब काम से फुर्सत मिल जाती और दीपक भी फारिग हो जाता तो दोनों देर तक गूंगी के इशारों से महजूज होते रहते। गूंगी के कहकहों से भी मालूम होता था कि यह कुव्वते गोयाई से महरूम हस्ती अपनी महरूमी को, बेचारगी को यकसर फरामोश कर चुकी है। उसे अपने गूंगेपन का जर्रा बराबर भी अफसोस नहीं, और इस पर इंदिरा और दीपक दोनों इजहार हैरत करते रहते थे। गूंगी के सपुर्द घर के कई काम काज थे, ताहम वो दीपक की आमद से पेशतर तमाम फराइज पूरे करके इंदिरा के कमरे में पहुंच जाती, और जब तक दीपक वहां मौजूद रहता वो चुपचाप काउच पर बैठी रहती। दीपक कई रोज से एक तस्वीर बना रहा था और उस तस्वीर का मॉडल थी इंदिरा। जब तस्वीर मुकम्मल हो गई तो गूंगी भी अपनी तस्वीर की आरजू का इजहार करने लगी। गूंगी कई दिन से अपनी आरजू का इजहार कर रही थी। जब दीपक आता तो वो उसके सामने स्टूल पर बैठकर इस तरह खामोश हो जाती गोया वो मॉडल है। इस पर इंदिरा भी हंस पड़ती और दीपक भी। उन्हीं 2 दिनों अचानक इंदिरा की तबीयत अलील हो गई, खराब हो गई। अब दीपक का काम यह था कि दिन के किसी हिस्से में इंदिरा के यहाँ आए और उसकी हालत देखकर वापस चला जाए। ज्योति एक तरफ तो रात के 2-2 बजे तक अपनी मालिका की खबरगिरी करती रहती थी और दूसरी तरफ ना मालूम क्यों उसकी फितरती सोखी गायब होती जा रही थी। वो अब भी हंसती थी, मगर यह हंसी फीकी फीकी मालूम होती थी। वो अब भी दीपक के साथ इशारों में बातें करती थी, लेकिन एक झिझक, एक खास हिचकिचाहट के साथ। बाज़ औकात रात को इंदिरा की आंख अचानक खुल जाती थी तो वो देखती थी कि ज्योति काउच पर बैठी फर्श पर पड़ी हुई अंगीठी की चिंगारियों को एक खास मावियत के साथ देख रही है। उसने गूंगी से इस तब्दीली की वजह पूछने की कोशिश की, मगर अव्वल तो गूंगी अपनी मालिका का मफहूम ही नहीं समझ सकती थी, तो जरा मुस्कुरा कर खामोश हो जाती थी। एक दिन इंदिरा ने दीपक से कहा, शायद हमारी गूंगी हमसे नाराज है।
देखिए तो आजकल कुछ खामोश और अफसुर्दा सी रहती है, उसकी तस्वीर बना दीजिए ना। बस इसी बात पर खफा हो गई है क्या? दीपक ने हंसकर कहा। और दूसरे दिन जब वो आया तो ज्योति का हाथ पकड़कर उसे स्टूल की तरफ ले गया। ज्योति समझ गई, उसकी आंखों में चमक सी पैदा हो गई, एक ऐसी चमक जो बुझती हुई चिंगारी के एकदम रोशन हो जाने से पैदा हो जाती है, लेकिन दूसरे ही लम्हे में चमक दूर हो गई। दीपक ने देखा कि गूंगी बसूरत इनकार अपना सर हिला रही है। दीपक ने बहुतेरी कोशिश की कि वो स्टूल पर बैठी रहे, लेकिन गूंगी उठकर चली गई। इंदिरा ने भी उसे समझने की कोशिश की, मगर गूंगी अपनी जिद पर बदस्तूर कायम रही। इंदिरा कहने लगी, बेचारी कई रोज से कह रही थी मेरी खूबसूरत तस्वीर बना दो, मगर आपने तवज्जो ही ना की। गोया उसका मुतालिब अपने अंदर कोई ताकत ही नहीं रखता। बेचारी खफा ना हो जाती तो और क्या करती? इंदिरा ने ये लफ्ज बड़ी हमदर्दी से कहे। दीपक बोला, उसकी खूबसूरत तस्वीर का तो क्या जिक्र, ये खुद भी खूबसूरत है। अगर बेचारी गूंगी ना होती तो न मालूम कितनी निगाहों का मरकज बन चुकी होती। इंदिरा ने उसका कोई जवाब न दिया। दूसरे दिन ज्योति खासतौर पर अफसुर्दा थी। इंदिरा ने उसे खुद स्टूल पर बिठा दिया। एक लख्त गूंगी का चेहरा सकुफ्ता हो गया और वो सर झुकाकर बैठ गई। ज्योति की तस्वीर बनने लगी। जब तक वो स्टूल पर बैठी रहती थी ऐसी हरकतें करती रहती थी, गोया बहुत परेशान है। 2-3 दिन के बाद उसकी तबीयत में सुकून पैदा हो गया और अब वो दीपक के मना करने के बावजूद उसके चेहरे को टकी बांधकर देखती रहती थी। तस्वीर मुकम्मल हो गई। अपनी तस्वीर देखकर उसकी बाछें खिल गईं। चंद हफ्ते गुजर गए। इंदिरा सेहतयाब होकर दीपक की ज़ेरे हिदायत कोई नई तस्वीर बनाने लगी। ज्योति की तबीयत में फिर तब्दीली पैदा हो गई। अब वो फिर हर वक्त परेशान नजर आती थी। पहले उससे मज़ाहिका खेज हरकतें होती थी तो वो दूसरों के साथ खुद भी हंस पड़ती थी। अब वो भी उस किस्म की हरकतें करती थी, मगर उसकी हरकतों से मालूम होता था कि वो कोई खोई खोई सी है। घर में उसकी अफसरदगी के मुतालिक 2 वजूहात पेश किए जाते थे। दीपक का ख्याल था कि उसे अपने वालिदैन और रिश्तेदारों की याद सता रही है, और इंदिरा का ख्याल था कि अब उसे अपनी बेचारगी का शदीद एहसास पैदा हो गया है। यही वजह है कि वो हर घड़ी गमगीन दिखाई देती है। एक दिन ज्योति इंदिरा के ड्राइंग रूम में जाकर दीपक की तस्वीर देख रही थी। यकायक एक हाथ उसके साने पर लगा। उसने मुड़कर और बेख्तियार होकर दीपक के हाथ को जोर से पकड़ लिया। दीपक ने कहकहा लगाकर कहा, डर गई है बेचारी? देख क्या रही है? इंदिरा ने पूछा। अब आगे क्या होने वाला है? क्या ज्योति पकड़ी जाएगी कि वो दीपक की तस्वीर देख रही थी? इंदिरा उसके साथ क्या करने वाली है? जानने को सुनते रहिए सीन 24। और प्यारे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत से मैं ये वीडियो आपके लिए बनाता हूँ। अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। देख क्या रही है? इंदिरा ने पूछा। तुम्हारी तस्वीर। पगली हर वक्त खोई खोई रहती है, कल अपनी तस्वीर देख रही थी। आखिर उसकी परेशानी की वजह क्या है? मैं खुद भी नहीं जानती, इंदिरा ने जवाब दिया। ज्योति चली गई। इंदिरा उसके बावा को ढूंढो, मुमकिन है उसकी जुदाई में मगमूम हो। दोनों कमरे से बाहर निकल आए। ज्योति दीवार से लगकर खड़ी थी और अंगूठे से नाखून तोड़ रही थी। गूंगी ने लाख कोशिश की कि अपने दिल से इस खौफनाक जज्बे को निकाल दे जिसका जहर लम्हा ब लम्हा बिखरता चला जा रहा था, लेकिन ऐसा ना हो सका। उसका मासूम दिल और उसका दिमाग जंजीरों में जकड़ दिया गया था। इन जंजीरों को तोड़ना उसके लिए बस बात की बात थी। वो रात को बिस्तर पर लेटती तो दिल में अहद कर लेती कि अब सुबह हरगिज इंदिरा के कमरे में नहीं जाएगी, अब हरगिज दीपक की सूरत नहीं दिखेगी। मगर जब सुबह होती तो एक जज्बा बेख्तियार उसे कसा कसा उस जगह ले जाता जहां चमकती हुई 2 बड़ी बड़ी आंखें उसे इस तरह महसूस कर लेती जिस तरह सांप की आंखें परिंदे को महसूस कर लेती हैं। उसका हर इरादा दम तोड़ देता। उस वक्त उसकी हालत उस परिंदे की सी हो जाती जिसके पर शिकस्ता हो और वो इंतहाई बेचारगी के आलम में दूर दरख्त की एक शाख पर अपने आसियाने को देख रहा हो। उसकी जबान गूंगी थी, मगर दिल तो गूंगा नहीं था, और उसके दिल की जबान उसकी गूंगी जबान से ना मालूम क्या कुछ कहती रहती थी। लेकिन जैसे ही वो अपने खूबसूरत जादूगर के सामने आती, आए बाएं के सिवा उसकी जबान से कुछ निकलता ही नहीं था। दीपक हंस पड़ता और गूंगी के सीने का शोला और भी भड़क उठता। कई बार उसने तन्हाई में अपने महबूब के सामने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े राज को मुंकशिफ बताना चाहा, और जब कभी उसने ऐसी कोशिश की, उसकी बेमानी आवाज दीपक के कहकहों से टकराकर हवा की गोद में दफन हो गई। जिंदगी की कितनी बड़ी महरूमी। दीपक उसकी हरकत को, उसकी बेमानी आवाज को क्या अहमियत दे सकता था? वो समझता था गूंगी बीमार है और बीमार ही की वजह से ऐसी हरकतें कर रही है। इंदिरा को अपनी खादमा का खास ख्याल था। चुनांचे उसने डॉक्टर को बुलाकर गूंगी के इलाज का इरादा कर लिया। डॉक्टर ने गूंगी की तमाम कैफियत सुनी और उसका इलाज करने लगा। गूंगी ने यह समझकर कि उसका राज किसी दूसरे पर मुनकशिफ खुल ना जाए, संभलने की कोशिश शुरू कर दी। आखिर उसकी कोशिश कामयाब हो गई। अब हर शख्स की निगाहों में गूंगी सेहतयाब हो गई थी। गूंगी सोचते सोचते झुंझला उठती, झुंझला कर फिर सोचने लगती। वो अपने दिल का राज क्यों कर अपने महबूब पर जाहिर करे, ये बात उसकी समझ में ना आती थी। उसकी सबसे बड़ी तमन्ना यह थी कि उसे एक लम्हे, बस एक लम्हे के लिए जबान मिल जाए और उस एक लम्हे में अपने महबूब को सब कुछ बता दे। लेकिन उसकी आरजू एक गूंगी की आरजू थी, एक कुव्वते गोयाई से महरूम औरत की आरजू थी।
उसने आंखों से हाथ के इशारों से अपने दिल की बात बताने की कोशिश की, लेकिन कौन समझ सकता था कि वो क्या कह रही है? कौन जान सकता था कि वो क्या बता रही है? चंद दिन से काफी उसकी बेताबी में इजाफा हो गया था और पहले से भी बढ़कर मुतज्जिब होती जा रही थी। आखिर एक तजवीज उसके जहन में आ गई और इस तजवीज के जहन में आते ही वो एक अजीब जुनून में गिरफ्तार हो गई। इंदिरा ने हैरत से देखा कि वो बरस से कागज पर टेढ़ी तिरछी लकीरें खींच रही है और दीपक ने ताज्जुब से देखा कि वो बड़ी संजीदगी से अपने जुनून का साथ दे रही है। कई दिन गुजर गए, कई हफ्ते गुजर गए। अब गूंगी का बरस इंसानी शक्ल बनाने में कामयाब हो चुका था। वो दीपक की तस्वीर को अपनी ख्वाबगाह में ले गई जहां उसकी अपनी तस्वीर लटक रही थी। ये वही तस्वीर थी जिसे दीपक ने बनाया था और जो ज्योति को बेहद अजीज थी। कई और हफ्ते गुजर गए। अब गूंगी का जुनून एक तस्वीर में मुंतकिल हो चुका था। तस्वीर में दीपक खड़ा था और ज्योति उसके पांव पर उस तरह झुकी हुई थी कि उसकी दोनों बाहें दीपक की टांगों के गिर्द हमाइल हो गई थी। गूंगी ने अपने कारनामे पर निगाहें डाली और खुद ब खुद शर्मिंदा हो गई। गूंगी का काम खत्म हो चुका था, लेकिन अभी उसका मकसद पूरा नहीं हो सका था। दीपक अपने वतन में था और ज्योति उसकी आमद का इंतजार करने लगी। दीपक आ गया। उसे देखते ही गूंगी का दिल धड़कने लगा। वो अपनी ख्वाबगाह में चली गई। फिर उसने तस्वीर उठाई और ख्वाबगाह से निकलकर बागीचे में जा खड़ी हुई। काफी वक्त गुजर गया और अभी दीपक कमरे में ही था। ज्योति ने तस्वीर को उस पौधे के सामने रख दिया और खुद इंदिरा के कमरे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाने लगी। 1-2 मिनट के बाद वो इंदिरा के कमरे की दीवार के साथ खड़ी थी। उसने खिड़की से अंदर झांक कर देखा और यकायक उसकी आंखें तले अंधेरा छा गया। इंदिरा और दीपक, दीपक और इंदिरा, दीपक के बाजू इंदिरा की गर्दन में हमाइल और इंदिरा के साथ दीपक के सीने पर। इंदिरा और दीपक एक दूसरे में खोए हुए थे। इंदिरा अपना हाथ दीपक के ऊपर और दीपक ने अपना हाथ इंदिरा के सीने पर रखा हुआ था। गूंगी एक लम्हे के लिए भी वहां खड़ी न रह सकी। बागीचे की तरफ जाने लगी और पौधे के करीब पहुंचकर खड़ी हो गई। फिर नस्तर की तरह एक ख्याल उसके दिल में चुभा। उसने तस्वीर को निकाला और उसे पुर्जे पुर्जे करके हवा की लहरों के सुपुर्द कर दिया। दीपक आया। उसका चेहरा चमक रहा था। गूंगी ने उसे देखा और इस तरह खड़ी हो गई जैसे पत्थर की बेजान मूर्ति हो। दीपक कागज के पुर्जों पर कदम रखता हुआ चला गया। जलते हुए चिराग में से एकदम तेल निकाल देने से चिराग की जो कैफियत होती है, वही कैफियत ज्योति की हुई। उसकी तमाम उम्मीदें, तमाम आरजुएं खाक में मिल गई थी। उसके मन का दीपक बुझ चुका था। ताहम उसने अपनी तमाम तर तवज्जो घर के कामों पर मुर्तकिज कर दी। वो सुबह से लेकर शाम तक एक शाहीन की तरह काम करती रहती और चाहती थी कि हर वक्त काम करती रहे। आहिस्ता आहिस्ता उसकी तबीयत में कुछ तब्दीली सी पैदा होने लगी। इंदिरा की मंगनी दीपक से हो गई और चंद रोज के बाद शादी की तैयारी होने लगी। ज्योति एक वफादार खादिमा की तरह शादी की तैयारियों में हिस्सा लेने लगी। एक दिन इंदिरा और दीपक उस रिश्ते में मुंसलिक हो गए जिस रिश्ते को दुनिया शादी कहती है। क्योंकि दीपक एक गरीब मुसव्विर था, इसलिए सेठ बद्री प्रसाद ने अपनी बेटी और दामाद को अपने बंगले में रहने की इजाज़त दे दी। इंदिरा गूंगी को अपने लिए बहुत बड़ा जरियाए तफरीह समझती थी, इसलिए वो गूंगी को भी अपने साथ ले जाने लगी। गूंगी ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया, मगर इंदिरा के सामने उसके इनकार की क्या हकीकत थी। तीनों हस्तियां शहर के बाहर एक शानदार बंगले में जिंदगी गुजारने लगी। कुछ देर के लिए गूंगी की तबीयत में सुकून पैदा हो गया था, मगर यह सुकून समंदर के उस सुकून की मानिंद था जो एक कयामत खेज और खौफनाक तूफान की पेश खेमा साबित होता है। उसका दिल हर वक्त बेचैन रहता था और उसका दिमाग हर लम्हा एक कसमकस में गिरफ्तार। वो कोशिश करती थी कि ये बेचैनी दूर हो जाए, उसके दिमाग को इस कसमकस से निजात मिल जाए, लेकिन ना तो बेचैनी दूर होती और ना कसमकस से निजात मिलती। काम करते वक्त या दिल को समझाते वक्त वो समझ लेती कि उसके दिल का जख्म हमेशा के लिए मुंदलिल हो गया, मगर जैसे ही उस जख्म में एक टीस सी उठती वो परेशान हो जाती और ये परेशानी उसके जख्म में नस्तर सा चुभ कर जख्म को और गहरा कर देती थी। एक दिन उसने घर से भाग जाने का इरादा कर लिया। वो ये इरादे लेकर दरवाजे तक गई। अचानक दीपक का चेहरा नजर आ गया और वो इस तरह लौट आई जिस तरह दरिया की लहर साहिल पर खड़ी हुई किसी चीज को बहा कर ले जाती है। उसके दिल में हर वक्त जज्बाए मोहब्बत और जज्बाए खौफ के दरमियान एक कसमकस थी। कभी तो खौफ का कसीब बादल मोहब्बत की आग पर इस तरह छा जाता कि ज्योति अपने चेहरे पर हाथ रख लेती और भाग जाने का इरादा कर लेती, और कभी ये आग इस तरह भड़क उठती कि खौफ का बादल उसके सोलों पर धुएं की बारीक सी चादर बन जाता। आखिर वो कब तक जब्त करती? इस्तिराब और बेचैनी की चंद लहरें उठी और उसके सुकून और जब्त को तिनकों की तरह बहा कर ले गईं। जब कभी वो कमरे में तनहा होती और समझती कि मालिका दूसरे कमरे में काम कर रही है, तो वो दीपक की कमीज को सीने से लगाकर जोर जोर से भींचने लगती। एक दिन वो कमरे में अकेली बैठी थी। उसके सामने दीपक की तस्वीर पड़ी थी जिसे वो आंसू भरी आंखों से देख रही थी। उसने लरसते हुए हाथों से फोटो उठाया और उसे आंखों से बहुत करीब ले आई। आंसुओं ने उसकी आंखों पर इस तरह नकाब डाली हुई थी कि वो अपनी मालिका को भी न देख सकी, जो उसकी दाएं जानिब खड़ी उस मंजर को हैरत से देख रही थी। इंदिरा आज तक इस कदर हैरान नहीं हुई थी। वो चुपचाप कमरे से निकल गई। उसके दिल में एक कांटा सा चुभने लगा था। मेरे शौहर के फोटो को इस आलम में देखना, आखिर ये क्या मुआजरा है? गूंगी को हो क्या गया है? आज पागल हो गई है? पागल उसने मेरे फोटो को क्यों नहीं देखा? खास तौर पर दीपक के फोटो को क्यों देख रही है? इंदिरा उस दिन शाम तक इन्हीं ख्यालात में गर्क रही।
एक दिन बारिश हो रही थी। ज्योति किसी काम की गरज से सहन में से गुजर रही थी कि उसका पांव फिसला और वो धम से जमीन पर गिर पड़ी। दीपक भागकर उसकी तरफ गया और उसे बेहोशी की हालत में उठाकर कमरे की तरफ ले जाने लगा। बेचारी बेहोश हो गई है, दीपक ने अपनी बीवी से मुखातिब होकर कहा। बीवी ने देखा कि गूंगी की बाहें उसके शौहर की गर्दन में हमाइल हैं। इसे चारपाई पर लिटा दीजिए, इंदिरा ने चीप जबी होकर कहा। लिटाऊं कैसे? देखो तो बेचारी का क्या हाल है। इंदिरा ने गूंगी की बाहों को जोर से झटका दिया। गूंगी ने एक हल्की सी चीख के साथ आंखें खोल दी। दीपक ने उसे चारपाई पर लिटा दिया और अपनी बीवी पर खफा होने लगा कि उसने ज्योति की बाहों को झटका देकर उसे डरा दिया था। वाकई उस वक्त गूंगी की हालत एक खौफजदा हिरनी की सी थी। इसके बाद ज्योति की तरफ से इंदिरा बदगुमान हो गई। उसका रवैया अक्सर बदल गया। वो बात बात पर ज्योति को बुरा भला कहने लगी, बल्कि बाज औकात फरते गम व गुस्सा में उसने थप्पड़ भी लगाने लगी। एक दिन उसने गूंगी की पिसली पर जोर से लात मारी। गूंगी दर्द से बिलबिला उठी, फिर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वो और चारपाई पर गिर पड़ी। सुबह इंदिरा और दीपक ने देखा कि गूंगी बंगले में नहीं है। दीपक हैरान था कि वो कहाँ चली गई है और इंदिरा मुतमईन थी कि बला से निजात मिल गई। घर से निकलकर गूंगी हैरान थी कि किधर जाए, कहाँ जाए। उसने चाहा कि फिर गदागरी करके गुजारा कर ले, लेकिन अब यह उसके बस का रोजगार न था। उसने चाहा कि अपनी जिंदगी का खात्मा कर दे, लेकिन अभी वो दरिया से कुछ दूर ही थी कि भूख और प्यास की शिद्दत से बेहोश हो गई। उसने इत्तेफाक से गांव के जमींदार की दोनों लड़कियां गाड़ी में बैठकर इधर से गुजर रही थीं। उन्होंने एक औरत को बेहोश देखा तो अजहारे रहम उसके पास गईं और उसे हिलाने लगी। गूंगी ने आंखें खोल दी। लड़कियों ने उसे बहुतेरा बुलाया थे, लेकिन वो उन्हें टकटकी बांधकर देखती रही। लड़कियां उसे गांव में ले आईं। शाम के वक्त कहीं जाकर गूंगी ने इशारे किए। घर वालों ने समझ लिया कि बेचारी गूंगी है, अब वहीं रहने लगी। दीपक पर एक खौफनाक बीमारी का शदीद हमला हुआ, जिसने उसके चेहरे की तमाम खूबसूरती छीन ली। अब वो चंद कदम भी चलता था तो उसकी टांगें लड़खड़ाने लगती थी। इंदिरा को कभी ख्याल भी ना हो सकता था कि उसका हसीन शौहर इस कदर बदसूरत, इस दर्जा करी उल मंजर हो जाएगा। शौहर की बदसूरती ने उस पर खास असर किया और इसका नतीजा यह हुआ कि अब उसके दिल में शौहर की वो मोहब्बत ना रही जो पहले थी। शदीद बीमारी ने दीपक के मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा कर दिया था और ये चिड़चिड़ापन इंदिरा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त चीज थी। चुनांचे हर रोज उन दोनों में तकरार होती थी। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। दिवाली की रात थी। इंदिरा का बच्चा खिलौनों के लिए जिद करने लगा। इंदिरा और दीपक दोनों बच्चे को साथ लेकर बंगले से निकल आए। जमींदार की लड़कियां भी गूंगी को साथ लिए बाजारों में घूम रही थी। गूंगी उनके पीछे पीछे चीजें उठाए चली जा रही थी। उसकी नजर इंदिरा पर पड़ी, फिर इंदिरा के चेहरे से हटकर दीपक के चेहरे पर। हैरत से उसकी आंखों की पुतलियां फैल गईं। उसने अपनी आंखों को 2-3 बार मला, मगर उसके सामने दीपक ही खड़ा था। गूंगी के दिल में बीसियों नस्तर चुप गए। जमींदार की लड़कियां तो हंसती हुई आगे निकल गईं और उन्हें गूंगी की उस वक्त खबर मिली जब वो टांगे की लपेट में आकर जख्मी हो चुकी थी। गूंगी पहले से भी बढ़कर बेताब हो गई। उसके दिल का जख्म, जिसकी खून फिसानी बंद हो गई थी, अब फिर फट गया। उसका महबूब शदीद बीमार है, यह ख्याल एक लम्हे के लिए भी उसे नहीं भूलता था। एक लम्हे के लिए भी उसकी बेकरारी कम ना होती थी। वो कोयले की दीवारों पर दीपक की तस्वीर बनाती थी और फिर उसे मिटा देती थी। उसकी सबसे बड़ी, सबसे आखिरी आरजू ये थी कि एक बार अपने महबूब को देख ले। उसे यकीन हो गया था कि वो अनकरीब मर जाएगा। एक तूफानी रात थी। ठंडी हवा के जिस्म खराज झोंके शोर पैदा करते हुए चल रहे थे। उस वक्त जो हालात फिजा की थी वही गूंगी के दिल की थी। वो बेकरारी से मगलूब हो गई। उसे खुद भी मालूम ना हुआ कि वो क्या कर रही है। उस वक्त उसे होश आया जब लालटेन उठाए तेजी के साथ चली जा रही थी। बारिश चीखते हुए तेज धुंध और हड्डियों में सिगाफ करते हुए हवा के झोंके। गूंगी तेज चली जा रही थी। एक जगह पहुंचकर वो धम से गिर पड़ी। उसकी टांग पर कई जख्म आए और पांव खून आलूद हो गए, मगर वो एक कराह के साथ फिर उठी और ज्यादा तेजी से चलने लगी। आखिर गूंगी बंगले के करीब पहुंच गई। दीपक अपने कमरे में तनहा लेटा हुआ था। वो तनहा था और शदीद बीमार। बीवी नाराज होकर मैके चली गई थी। यकायक उसने कदमों की चाप सुनी। वो बिजली का बटन दबाने के लिए उठा। अभी उसका हाथ बटन तक नहीं पहुंचा था कि फरते जोफ से गिर पड़ा। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसकी हड्डियां पीस दी गई हैं। फिजा में आ वा की आसी आवाजें आने लगी। दीपक ने सर उठाकर देखा, रोशनी और फिर गूंगी का चेहरा। ज्योति, दीपक ने हैरत से कहा, तुम यहाँ ज्योति? ज्योति आगे बढ़ गई। उसने लालटेन खिड़की के करीब रख दी। 2-3 लम्हे खामोश साकित खड़ी रही और फिर बेख्तियार होकर उसने दीपक के हाथ पकड़ लिया। हवा के तुंद झोंकों से खिड़की खुल गई। लालटेन दूसरी तरफ जा गिरी। कमरे में अंधेरा छा गया। बिजली चमकी। ज्योति ने अपने महबूब के चेहरे को देखा। उसके होंठ हिले और फिजा में एक आवाज पैदा हुई, दीपक। दूसरे लम्हे में गूंगी की टांगे लड़खड़ाई और वो धम से गिर पड़ी। सुबह इंदिरा हजारों शिकवे और शिकायतें लिए हुए बंगले में दाखिल हुई और जल्दी जल्दी कदम उठाती दीपक के कमरे में आ गई। वहां पहुंचते ही हैरत से एक कदम पीछे हट गई। दीपक फर्श पर गिरा पड़ा था। ज्योति भी गिरी पड़ी थी। उसकी दोनों बाहें दीपक की टांगों के गिर्द लिपटी हुई थी और दोनों के जिस्म सर्द थे और दोनों दुनिया से जा चुके थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी थोड़ी भी पसंद आई है तो मेरी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।